Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. पार्ट 1 वीडियो MEG 1 का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जो कि दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किए थे। सेम उसी सीरीज़ में मैं पार्ट 2 भी लेकर आई हूँ। सो गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हैं एंड इग्नू से MA इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जब भी कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। MEG 01 के अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास आपके MEG के जो कोर्स है इसके सबके जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपको उसके नोट्स को परचेज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आप इस पर व्हाट्सएप करके अपने नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपकी कोई क्वायरीज़ हैं तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, आपको कहीं पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज़ द टर्म रेनेसा मीन एंड आइडेंटिफाई सम ऑफ द की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ रेनेसा इन यूरोप। तो हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा टाइम था जब यूरोप में हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना। उसके बाद जब वो साम्राज्य ख़त्म हो जाता है उसको हम कहते हैं रोमन साम्राज्य, या हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, रोमन एम्पायर। फिर रोमन एम्पायर ख़त्म होता है, फिर उसके बाद एक दोबारा से टाइम पीरियड आता है जब लोग दोबारा से उठना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पीरियड को ही रेनेसा पीरियड कहा गया है। द टर्म रेनेसा मीनिंग रीबर्थ रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल रिवाइवल इन यूरोप। यूरोप के अंदर लोगों का इंटेलेक्चुअली रिवाइव हो रहे थे वो, दैट टुक प्लेस थ्रू बिटवीन 14th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है। सो आप टर्म का मतलब देख लो। टर्म का मतलब क्या है, रीबर्थ है। इट मार्क्ड अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल नॉलेज, ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मूविंग अवे फ्रॉम द मेडाइवल फोकस ऑन रिलीजन एंड ट्रेडिशन। तो रोमन एम्पायर के टाइम पे या उससे पहले भी हम कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हुआ करती थी, ट्रेडिशनल हुआ करती थी। तो रेनेसा पीरियड में क्या हुआ कि उस ट्रेडिशन को छोड़ के लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से रेनेसा बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ, या पूरे यूरोप के अंदर ये ज्ञान की जो बारिश हो रही थी उसके पीछे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से वहाँ पे हम कहते हैं कि ये रेनेसा पीरियड है। एक उस टाइम पे एक टर्म भी आई थी जिसे कहते थे रेनेसा मैन। तो रेनेसा मैन वो व्यक्ति होते थे, मान लो कि जो स्कॉलर भी हैं, वो वकील भी हैं, उन्हें आर्टिस्टिक भी हैं, वो जिनके अंदर हम कहते हैं कि वेरियस क्वालिटीज़ हुआ करती थी। तो दैट पर्सन वाज नोन एज रेनेसा मैन, उसे कहा जाता था, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सिंपल बस आपका एक आपने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताना है कि उस टाइम पे जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से भारी मात्रा में किताबें छापी जाने लगी थी। जब भारी मात्रा में किताबें छप रही थी तो लोगों तक पहुँचेंगे आइडियाज़ और रैपिडली स्प्रेड करेंगे पूरे यूरोप में। कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन जो साम्राज्य था उसका फॉल हो गया था, और कई सारे जो स्कॉलर्स थे वो वहाँ से भागकर वेस्टर्न यूरोप में आ गए। जब वो वहाँ से भागकर वेस्टर्न यूरोप में आए तो अपने साथ ग्रीक और रोमन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लेकर आए। तो यहाँ पे यूरोप में ये जो ग्रीक और रोमन ज्ञान है वो भी फैला। मिडल एजेस में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गाइस कुछ ऐसी सिटीज़ थी जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। फ्लोरेंस, वेनिस, जिनोआ, ये 3 ऐसी सिटीज़ हैं। अगर आप NCERT भी पढ़ते हो 11th क्लास की ना, उसके अंदर भी एक चैप्टर है रोमन एम्पायर करके, तो वहाँ पे भी इसके बारे में मैंशनड है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि इटालियन जो सिटीज़ होती थी, फ्लोरेंस, वेनिस, जिनोआ, ये उस टाइम पे बहुत वेल्दी हो गए थे और यहाँ पे बड़ी बड़ी मर्चेंट फैमिलीज़ थी। ये सारी चीज़ें होती। और उसके अलावा आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट और स्कॉलर्स भी हम यहाँ पे देखते हैं। इटली सेंट्रल पोजीशन यूरोपियन ट्रेड रूट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज़ एंड आर्टिस्टिक स्टाइल्स, या सो जो व्यापार हो रहा था, व्यापार की वजह से भी इटली की पोजीशन व्यापार में थोड़ी सी सेंट्रल है, जिसकी वजह से लंबी दूरी के व्यापार पे वहाँ पे नए नए आइडियाज़ आ रहे थे। आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, आर्टिसंस जो है वो पूरे यूरोप में ट्रैवल कर रहे थे। रेनेसा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फ्रांस से लेकर रोमन एम्पायर, नीदरलैंड्स, हर जगह
फैल रहे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, 5वां पॉइंट ह्यूमनिज्म के बारे में आपको इसमें बताना है। तो उस टाइम पे एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रहा था जिसे कहते हैं ह्यूमनिज्म, जहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उनको अपना हाई लेवल ऑफ पोटेंशियल अचीव करना है और उनको बहुत कुछ अचीव करना था उस टाइम पे। वो आर्ट, साइंस, फिलॉसफी हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहे थे और क्लासिकल टेक्स्ट को भी पढ़ रहे थे। आर्किटेक्चर बहुत डेवलप कर रहा था उस टाइम पे। तो रेनेसा की जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है वो ह्यूमनिज्म में ही रखी गई थी। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे और अपना एक लॉन्ग आंसर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये सिर्फ एक पॉइंट्स होते हैं जो मैं वीडियोस में बताती हूँ, जिनकी मदद से आपको, मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो आपको एटलीस्ट थोड़ा तो पता होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम मतलब जो ये यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ ना, हमारे गेस्ट पेपर्स में जो आंसर्स होते हैं वो इससे थोड़े से लॉन्ग होते हैं और जो हमारे नोट्स होते हैं उसके अंदर भी चैप्टर्स होते हैं, बट सारे चैप्टर्स हमारे नोट्स में नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको जॉन डॉन के पोइटिक एक्सेलेंस के बारे में बताना है, लाइक उन्होंने पोइट्री में क्या एक्सीलेंट अचीव किया है। सो ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट। गाइज एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं कि चैनल पे ना आपको मेरे कुछ पुराने वीडियोस मिलेंगे MEG01 के, तो आप ना मेरे ओल्डर वीडियोस को देखो क्योंकि वहाँ पे ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्री, रेनेसा पीरियड के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए जो मेरे ओल्ड वीडियोस हैं। मैं व्यूज़ के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने एक बार मेहनत कर ली है तो मैं चाहती हूँ कि सेम, जब वही चीज़ बार बार बतानी है, हर साल एग्ज़ाम में आता ही है, तो आप वहाँ से भी पढ़ो, उसके अंदर मैंने और बेटर वे में समझाया है। ठीक है, इस वजह से। तो जॉन डॉन एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट है जिनको उनके यूनिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री उन्होंने लिखा। मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या होता है कि डीप थिंकिंग और इमोशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, अनलाइक द सिंपल पोइट्री। सिंपल पोइट्री वो नहीं होती है। तो डॉन की जो पोएम्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और फुल ऑफ आइडियाज़ हैं। इवन टुडे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स बताऊँगी जॉन डॉन के पोइट्री के बारे में, तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ क्या क्या। देखो, मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स है, फिर आपका आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड थिंकिंग, ड्रामेटिक एंड एवरीडे स्टाइल। ये सारे 4-5 पॉइंट्स जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो आप वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो मास्टरी ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री या कॉन्सीट्स। मेटाफिजिकल के अंदर वो उनके काफ़ी अच्छा स्किल है। तो one of the Don's most famous skill is using metaphysical conceits. These are clever and unusual comparison. तो metaphysical conceits का मतलब होता है कि कंपैरिजन करना कुछ अनयूजुअल चीज़ों से, जैसा रियल में नहीं होता, कुछ डिफरेंट वो करते हैं। लाइक वो दो लवर्स को कंपेयर करते हैं, टू लवर्स को, सोल टू द लेग ऑफ अ कंपास, जैसे कंपास होता है ना जिससे हम सर्कल बनाते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। वन लेग स्टेज फिक्स्ड वाइल द अदर मूव्स, शोइंग दैट ट्रू लव स्टेज कनेक्टेड इवन व्हेन पीपल आर अपार्ट। तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि लोग भले ही दूर हों बट जो ट्रू लव होता है वो हमेशा उन्हें क्या रखता है, कनेक्टेड रखता है। सेम ऐसे ही दूसरी पोएम में जिसमें वो कंपेयर करते हैं लवर्स को सेंट्स के साथ, सजेस्टिंग दैट देयर लव इज सैक्रेड एंड डिजर्व्स रिस्पेक्ट, कि उनका जो लव है वो सैक्रेड है और उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, आई मीन रिस्पेक्ट वो डिजर्व करता है। सो दीज एग्जाम्पल शो हाउ डॉन कंपेरिजन्स आर क्रिएटिव एंड स्मार्ट, मेकिंग ऑर्डिनरी आइडियाज़ फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये लाइन आप मार्क कर लेंगे कि जो जॉन डॉन के आइडियाज़ हैं काफ़ी क्रिएटिव और स्मार्ट हैं, वो उनके आइडियाज़ हमें जो ऑर्डिनरी आइडियाज़ को भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। ठीक है, लवर्स को कंपेयर करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो। तो दीज आर नोन एज मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स। इसके बाद हम चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड थिंकिंग। तो डॉन मिक्स करते हैं फीलिंग्स को विद इंटेलेक्ट इन हिज पोएम। ही डज नॉट जस्ट राइट अबाउट इमोशंस, ही ऑल्सो एक्सप्लोर आइडियाज़। तो वो केवल इमोशंस के बारे में नहीं लिखते हैं, वो नए नए आइडियाज़ को भी क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लाइक ही राइट्स अबाउट लव, फेथ के बारे में लिखते हैं वो। उनके जो पोएम है, ठीक है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डीपली फील करने पे मजबूर कर देती हैं।
ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट है डॉन का जो भी आपके पोएम्स हैं ऑफन स्टार्ट सडनली पुलिंग द रीडर इनटू अ सिचुएशन राइट अवे। मतलब कि अचानक से वो स्टार्ट होते हैं। ही बिगिंस विद फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी मूव। तो उनकी जो पोएम्स हैं वो हमें कैसी लगती हैं, कन्वर्सेशंस की तरह, जैसे लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, जैसे हम कन्वर्सेशन इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप एक ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि उनकी पोएम में जो है हमें एवरीडे स्टाइल देखने के लिए मिलता है। उनकी पोएम्स हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक भी लगती हैं। थीम्स की बात करें, ओवरऑल क्या क्या थीम्स हैं जिन पे वो लिखते हैं, लव, लाइफ, फेथ, ये सारे थीम्स पे वो लिखते हैं। सो ही राइट्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ लव इन पोएम्स लाइक द फ्ली या टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। ही राइट्स अबाउट फिजिकल लव। इन लेटर पोएम्स ही राइट्स अबाउट स्पिरिचुअल एंड लास्टिंग लव। तो एवरी टाइप ऑफ लव के बारे में उन्होंने लिखा है। एंड इन हिज होली सोनेट्स डॉन एक्सप्लोर्स लाइफ, डेथ, सिन एंड गॉड। इन डेथ बी नॉट प्राउड, ही टॉक्स टू डेथ showing that it is not as powerful as people think। तो वो डेथ से बात कर रहे हैं इस पोएम में और दिखा रहे हैं कि डेथ इतनी भी पावरफुल नहीं है जितना लोग उसको सोचते हैं। डॉन लव्स पैराडॉक्सेस, आइडियाज दैट सीम अपोजिट बट आर बोथ ट्रू। तो यहाँ पे वो ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके। पोएम्स को काफ़ी क्लेवर और एंगेजिंग बनाने की वो कोशिश करते हैं। फाइनली आप कंक्लूजन में बता देंगे दैट जॉन्स पोइटिक एक्सीलेंस कम्स फ्रॉम हिज ओरिजिनलिटी, क्लेवर आइडियाज़, इमोशनल डेप्थ एंड स्मार्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ओवरऑल आपने ये कंक्लूजन में बता देना है। लैंग्वेज काफ़ी मैंने ईजी ही रखी है आंसर की। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। सो यहाँ पे आपको एक क्रिटिकल नोट लिखना है ऑन चॉसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द प्रोल्यूग टू कैंटरबरी टेल्स। ओके। जेफरी चॉसर के बारे में आप थोड़ा सा जान लो कि वो कौन थे। सो जेफरी चॉसर इज़ अ वेरी गुड एट क्रिएटिंग रियलिस्टिक एंड लाइवली कैरेक्टर्स इन द प्रोल्यूग टू द कैंटरबरी टेल्स। ही शोज पीपल not just by their jobs or social class but also by their personality, habits and moral. His way of describing characters combine real life observation, understanding of human nature and gentle humor. Okay. So पहली चीज़ समझो कि ही इज़ वेरी गुड एट क्रिएटिंग रियलिस्टिक एंड लाइवली कैरेक्टर्स, यानी कि उनकी जो पोएम है उनके अंदर हमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक देखने के लिए मिलते हैं। वो लोगों को केवल उनकी जॉब या क्लास के द्वारा नहीं दिखाते अपनी पोएम में, बट उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में और उन लोगों के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो उनके बारे में भी बात करते हैं। वो कैरेक्टर्स के ऊपर एक पूरी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो चॉसर्स का जो कैरेक्टर है आर बोथ टाइप्स एंड इंडिविजुअल। दे रिप्रेजेंट अ क्लास और जॉब बट दे ऑल्सो हैव देयर ओन पर्सनैलिटी। जैसे कि द नाइट, तीन यहाँ पे बात हो रही है, द नाइट की, प्लोमैन की, मॉन्क एंड फ्रायर की। जो नाइट है वो नोबल एंड ब्रेव है उनकी पोएम में, प्लोमैन जो है वो ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन है, एंड मॉन्क जो है वो रिलीजियस पीपल है। ओके, बट दे हैव सम वीकनेस ऑल्सो। तो कैरेक्टर्स के बारे में आप ये तीन एग्जाम्पल्स दे देंगे। विविड डिटेल्स हम देखते हैं तो पोएम में वो उनके लुक्स के बारे में, उनके क्लोथ के बारे में, बिहेवियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक द मॉन्क लव्स हंटिंग एंड फाइन क्लोथ सीन इन फर trimmed robe and fancy boots. The wife of Bath wears bright clothes and shows her bold personality. These details help readers see the characters clearly in their mind. यानी कि पोयम को वो ऐसे लिखते हैं कि वो पूरा का पूरा जो चित्र है ना, वो चित्र वर्णन हमारे दिमाग में छप जाता है कि वो आखिर कैरेक्टर कैसा होगा। चॉसर शोज दैट पीपल आर नॉट कम्प्लीटली गुड और कम्प्लीटली बैड। तो वो क्या यहाँ पे शो करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या तो पूरा गलत या पूरा सही नहीं होता है ना। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। हम वर्ल्डली प्लेजर्स को भी जो जैसे मॉन्क है वो प्लेजर्स भी इंजॉय कर रहा है यहाँ पे, और वो रिलीजियस लाइफ भी जी रहा है। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो दिस मेक्स कैरेक्टर रियल एंड ह्यूमन। तो जैसे कि ह्यूमन्स होते हैं नॉट कम्प्लीटली गुड और नॉट कम्प्लीटली बैड, सेम उनके कैरेक्टर्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। चॉसर ऑफन यूज आयरनी। तो लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए वो आयरनी का यूज़ करते हैं। ही शोज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट पीपल शुड डू, कि लोगों को आखिर क्या करना चाहिए, एंड व्हाट दे एक्चुअली डू, और वो आखिर क्या कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक मतलब
एक रिलेशनशिप वो दिखाते हैं, आयरनी है, समटाइम्स वो हमें फ़नी लगता है बट कई बार वो मीनिंगफुल भी होता है. So the way Chaucer describe characters hint at the stories they will tell during the pilgrimage. Their personality suggests what kind of tale they will tell and what conflict और themes में appear. तो पर्सनैलिटीज़ हमें दिखाती हैं कि वो कैसी कहानी को बताने वाले हैं. फाइनली आप एक छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे अपने आंसर में, दैट चॉसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज स्पेशल बिकॉज ही मिक्सेज रियल लाइफ डिटेल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड जेंटल क्रिटिसिज्म. तो ये पूरा उसको मिक्स कर देते हैं. उनके जो कैरेक्टर्स हैं काफ़ी बिलीवेबल हैं, ह्यूमन हैं, उनके कैरेक्टर्स हमें काफ़ी ह्यूमनिस्टिक लगते हैं और सोसाइटी जो है, समाज को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, विच मेक्स द प्रोलूग बोथ एंटरटेनिंग एंड अ ट्रू पिक्चर ऑफ मेडाइवल लाइफ. तो मेडाइवल पीरियड में व्यक्तियों की जैसी लाइफ थी उसके बारे में पूरी की पूरी एक कंप्लीट ट्रू पिक्चर हमें देखने के लिए उनकी पोइट्री में मिलती है. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में. तो पार्ट जो 1 का वीडियो था उसमें मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था एंड ये आपका पार्ट 2 वीडियो है. इसके बाद मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी आप सभी के लिए एंड MEG 2-3 के भी वीडियोज़ में लेके आऊँगी. ओके.